15 जून 2024 को बीकानेर शहर में धरसीसर फ्लाईओवर के पास कुछ लोगों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने उन सब का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल वह चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी। यह लाश इस फ्लाईओवर के नज़दीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और देखने से साफ लग रहा था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की का सिर और दोनों बाहें गायब थी, यानी हत्यारों ने उन्हें काट कर अलग कर दिया था ताकि किसी को भी इस हत्या का कोई सबूत ना मिल सके। इधर 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की सूचना पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस की एक टीम मौका वारदात पर पहुंची और लाश को बरामद कर लिया। घटनास्थल की बारीकी से जांच करने पर पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान हो पाती या फिर उसके बारे में कुछ पता चल पाता, क्योंकि लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिलता। क्योंकि ना तो उसके पास आई कार्ड था, ना एटीएम कार्ड, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन था, यानी ये एक ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन उस लड़की की लाश पर जो कपड़े थे वो ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर में था या फिर जयपुर में था। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस लड़की का जोधपुर या जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर था, लेकिन सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान का पता लगाना बहुत मुश्किल काम था। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में इस केस की जांच करने के लिए अपने सीनियर अफसरों को मिलाकर के एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद एक बार फिर से घड़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस पूछताछ में पुलिस को पहला सुराग मिला। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा था कि शायद ये लाश किसी जानवर की है। उसने पुलिस को बताया कि लाश के पास से काफ़ी तेज़ दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह लाश किसी इंसान की है। इसके बाद उस लड़के ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखा था, जिससे ये बात साफ हो गई थी कि लाश सुबह 6 बजे से पहले ही उस जगह पर फेंकी गई थी। और फिलहाल इस केस की जांच आगे बढ़ने के लिए ये एक छोटी सी जानकारी भी पुलिस के लिए काफ़ी थी। इसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने कुछ घंटों के बाद फिर से इसी फ्लाईओवर के पास पहुंचकर कुछ लोगों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया ताकि लड़की की लाश को लेकर कोई और सुराग भी सामने आ सके। इस बार पुलिस को मौका वारदात पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 15 जून को सुबह एक समय घड़सीसर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा था। इस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह 4:30 बजे एक सफ़ेद रंग की कार 7 से 8 मिनट रुकने के बाद फिर से आगे की तरफ चली गई थी। इधर पुलिस को लगा कि जब इस व्यक्ति ने इतनी बारीकी से उस कार को देखा था और उसने ये नोट किया था कि कार घटनास्थल पर मुश्किल से 7 या 8 मिनट रुकी थी, तो फिर उसने कार का नंबर भी ज़रूर देखा होगा। लेकिन कार के नंबर के बारे में पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसने कार ज़रूर देखी, लेकिन उसका नंबर उससे याद नहीं है। फिर भी उसने इतना ज़रूर बताया था कि वह कार बीकानेर की तरफ गई थी, यानी वह राजस्थान के दूसरे शहर से रजिस्टर कोई कार थी। जब पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की वह कार किस तरफ से आई थी जिसने उस लाश को फेंके जाने का शक था, घड़सीसर फ्लाईओवर के पास से एक सड़क घड़सीसर की तरफ जाती है और दूसरी सड़क नोखा की ओर जाती है। इसके बाद कार की सही दिशा का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास की दुकानों और मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, क्योंकि पुलिस को कार का नाम, उसका रंग और यहाँ तक कि कार की टाइमिंग भी पता चल चुकी थी। और इन सारी चीज़ों से पुलिस का काम बहुत आसान हो गया था। गाड़ी 1 घंटे में आती है और 1 घंटे में वापस, मतलब उसी रूट से वापस जोधपुर चली जाती है। तो हमने क्या है कि उस पर्टिकुलर गाड़ी को ट्रेस किया। फिर मैंने वहाँ आने जाने वाले लोगों के बारे में डिटेल प्राप्त की। कोई रात को आया तो नहीं, कोई उस समय जिस समय घटना कारित करके गए उस समय कोई आया नहीं। वहाँ जो बैठने वाले लोग हैं, वहाँ उस खेत के पास में काम करने वाले जो
लोग हैं उनसे भी, जो दिन में काम करते हैं उनसे भी पूछताछ की। उनमें से किसी ने बताया कि सर स्विफ्ट गाड़ी यहाँ खड़ी थी, जो घटना स्थल है वहाँ स्विफ्ट गाड़ी थी और संभवतः वो बाहर नंबर रोक दिया। हमने ये गौर नहीं किया कि नंबर क्या थे। बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार गढ़सी फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद नोखा की तरफ आगे चली गई थी। इसके बाद पुलिस ने नोखा की ओर जाने वाले रोड पर पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया ताकि वहां के कैमरे से उस कार की ओर साफ तस्वीरें मिल सके, जिससे उसके नंबर का पता चल सके। और इस कोशिश में पुलिस को सफलता भी मिली, क्योंकि नोखा के रास्ते में उदरामसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात को वह कार बीकानेर की तरफ आते हुए और सुबह सवेरे यानी 6 बजे के बाद बीकानेर के वापस नोखा की ओर जाते हुए दिखाई दी। और पुलिस के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि तस्वीरें बिल्कुल साफ थी, यानी इन तस्वीरों का में कार का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा था। उस कार का नंबर था RJ19 CF7 1977, यानी अबलास फेंकने वाली गाड़ी की पहचान हो चुकी थी। और अब पुलिस को लग रहा ताकि वह जल्दी गाड़ी चलाने का भी पता लगा लेगी। इसके बाद पुलिस ने वाइट कलर की स्विफ्ट कार का यह नंबर जोधपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अधिकारी को बताया और उनके इस कार के मालिक का नाम पता पूछा। और फिर जल्दी पुलिस को इस नंबर के सारे कार के मालिक का पता चल गया। दरअसल ये कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके में रहने वाले विकास मान नाम के व्यक्ति की थी। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास मान के जोधपुर वाले घर पर छापा मारा, लेकिन वहाँ पर विकास नहीं मिला। पुलिस को वहाँ से पता चला कि विकास तो अब ये मकान छोड़कर जा चुका है। हालांकि पुलिस को वहीं से विकास के दूसरे घर का भी पता चल गया था। और फिर कुछ देर बाद बीकानेर पुलिस विकास के घर पहुंच गई। वही विकास जिस घर पर जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सिरकटी लाश फेंकने का शक था, इसके बाद पुलिस विकास को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आई। फिर वहाँ उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पहले तो विकास ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर जल्दी ही उसने कबूल लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिरकटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था। और इस पूरे कांड में उसके साथ उसकी लिव इन पार्टनर संगीता भी थी, जिससे ना सिर्फ उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने में विकास का साथ दिया था, बल्कि उस लड़की की हत्या करने में भी वह विकास के साथ साथ थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की की हत्या की वह कौन थी, और उन दोनों ने उसकी लाश के बाकी टुकड़े यानी कटा हुआ सिर और उसकी बाहें कहाँ पर फेंकी थी। और सबसे अहम बात यह कि आखिर उन्होंने उस लड़की की हत्या क्यों की। और जब पुलिस पूछताछ ने इन सारे सवालों के जवाब का खुलासा हुआ और विकास ने इस हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर इस मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की SIT खुद भी हैरान रह गई। विकास ने पुलिस को बताया कि वह संगीता पिछले कई सालों से लिव इन पार्टनर के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। फिर इस घटना से कुछ समय पहले संगीता की मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की के साथ हुई। मुस्कान जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास की भी दोस्त बन गई और वह उन दोनों के घर जोधपुर में आने जाने लगी। मुस्कान शादीशुदा थी। 34 वर्षीय मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन वह इन दिनों अपने पति मोहम्मद रफ़ीफ के साथ पाली में रहती थी। दोनों से जान पहचान होने के बाद उसने विकास और संगीता की ज़िंदगी में दखल देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुस्कान संगीता को अपनी बड़ी बहन मानती थी। वह अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी, तो कभी वह विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसा रही थी। पहले तो विकास और संगीता ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मुस्कान ने उन्हें लिव इन में रहने से मना करते हुए हद से ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर उन दोनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या करने का प्लान बनाया। इसके बाद 14 जून 2004 को उन दोनों ने मुस्कान को अपने साथ एक मकान देखने जाने के लिए बुलाया। और जैसे ही मुस्कान उनके पास आई तो विकास और संगीता उसे लेकर जोधपुर से बीकानेर की ओर निकल गए। वो दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन मुस्कान को इसकी भनक भी नहीं थी। इसके बाद रास्ते में एक सुनसान जगह पर विकास ने कार रोकी और उन दोनों ने धोखे से मुस्कान को दबोच लिया।
उन्होंने कार के अंदर ही मुस्कान का गला घोंटकर हत्या कर दी। पहले कुछ दिनों में हमें कोई क्लू नहीं मिला। आगे जाके हमारे टीम के एसआईटी के ही सदस्य हेड कांस्टेबल हेतराम और कांस्टेबल शिवराज के एक इनपुट से हमें एक संदिग्ध गाड़ी आइडेंटिफाई हुई। उस संदिग्ध गाड़ी आइडेंटिफाई करके हम मेन मुलजिम तक पहुंचे। विकास मान और संगीता नाम के ये दो मुलजिम थे जो जोधपुर से इस मृतका को अपने साथ पीलीबंगा कहकर ले जाने के लिए आए थे। मृतका मुस्कान नाम के एक लेडी के रूप में आइडेंटिफाई हुई जो संगीता को अपनी मुंह बोली बहन मानती थी। करने के बाद उन्होंने तय किया कि वे लोग मुस्कान की लाश को 3 अलग अलग हिस्सों में काटकर 3 अलग अलग शहरों में ठिकाने लगाएंगे ताकि पुलिस के लिए लाश का पता लगाना नामुमकिन हो जाए। इसके बाद वह दोनों मुस्कान की लाश को लेकर बीकानेर की ओर निकल गए। जोधपुर से वहाँ लोग बीकानेर पहुँचे और गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जब उन्हें एक सुनसान जगह दिखाई दी तो उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के करीब रोक दी। इसके बाद वह दोनों मुस्कान की लाश को लेकर कूड़े के ढेर तक पहुँचे और फिर वहाँ पर मात्र 8 मिनट में विकास ने गंडासे से मुस्कान का सिर काट कर अलग कर दिया। क्योंकि मुस्कान के दोनों हाथों पर भी टैटू बने हुए थे इसलिए उसकी पहचान को छिपाने के लिए उन्होंने उसकी दोनों बाहों को भी काट कर जिस्म से अलग कर दी। इसके बाद जब उन दोनों को लगा कि वह लाश की पहचान नहीं हो सकती तो फिर उन दोनों ने वह सिर कटी लाश वहीं पर छोड़ दी और एक बोरी में उसका सिर और दोनों कटी हुई बाहें भरकर वापस अपने साथ जोधपुर ले आए। इसके बाद उन दोनों ने अपने प्लान को थोड़ा चेंज कर लिया। उन्होंने 3 शहरों की जगह 2 शहरों में ही लाश के टुकड़े फेंकने का फैसला किया। उन दोनों के पास अब भी मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी दोनों बाहें पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने मौका पाकर 15 जून को ही लोगों की नज़रों से बचते बचाते जोधपुर के 5 पति चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सिर और उसकी बाहें फेंक दी। इसके बाद वह दोनों आराम से अपने घर वापस आ गए। उन दोनों को पूरा यकीन था कि मुस्कान की हत्या का ये राज कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने देखा भी नहीं था और दूसरा लाश की पहचान कभी साफ नहीं हो सकेगी। तो फिर उनके बारे में पुलिस को जानकारी कहाँ से मिलेगी। लेकिन जब बीकानेर पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो सिर कटी उस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ कर पहले गाड़ी का पता लगा और फिर गाड़ी के सारे कातिलों तक यानी विकास मान और संगीता तक पहुंच गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने जब यह कबूल किया कि हमने मुस्कान का सिर और हाथ जोधपुर के 5 बती स्थित नाले में डाले हैं तो बीकानेर पुलिस की इस जून 2024 को उन दोनों आरोपियों को और नगर निगम की टीम को साथ लेकर जोधपुर के 5 बती नाले पर पहुंची, जहां पर जेसीबी की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद प्लास्टिक के कट्टे में मुस्कान के सिर और हाथों को बरामद किया गया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया गंडासा भी बरामद कर लिया गया और इस तरह बीकानेर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का पूरी तरह से खुलासा कर दिया। विकास और संगीता ने अपने हिसाब से प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन बीकानेर पुलिस के सामने उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हालांकि उन्होंने एक साथ रहने के लिए ही तो मुस्कान की हत्या की थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद अब उन्हें जेल में अलग अलग ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।